आप लोगों को लगे कि लैंग्वेज में कहीं कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, या जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ है जो आपको वो है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। क्योंकि कानून की पढ़ाई में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बस होते हैं, लैटिन में होते हैं या अंग्रेज़ी में होते हैं, पर हमारे पास उसका कोई हिंदी वर्ड होता भी है तो मतलब मुझे नहीं पता हो, तो मैं कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की, आप कमेंट्स में लिख देना। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो 2007 में मैंने 12th पास किया था, 2007 में। उसके बाद मैंने 5 ईयर लॉ कोर्स एनरोल किया था आईपी यूनिवर्सिटी में, जो 2012 में खत्म हुआ था। उसके बाद मैं 5 साल के लिए एक लॉ फर्म में था जिसका नाम था खैतान एंड कंपनी। अब ये खैतान पंखों वाला खैतान नहीं है, ये एक लॉ फर्म है जिसका भी नाम खैतान है। उसके बाद 1 साल मैं ज्योति सागर एसोसिएट्स में था, वो भी एक लॉ फर्म है। लॉ फर्म क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके अपने इस पूरे सेशन में थोड़ा सा समझाऊंगा कि किस तरह के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, किस तरह इंडिपेंडेंट काउंसिल होते हैं, किस तरह से लॉ फर्म्स काम करती हैं। उसके बाद 2018 में मैंने अपने 2 कॉलीग्स के साथ, एक खैतान से, एक ज्योति सागर से, द गिल्ड अपनी एक लॉ फर्म शुरू करी थी जिसका नाम द गिल्ड। इस दौरान मैंने अपना एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद जो आपको पास करना पड़ता है अगर आपको देश की सबसे बड़ी कोर्ट में फाइलिंग करनी है। उससे पहले आप कोर्ट में जा सकते हो, अपीयर हो सकते हो, बट आपको फाइलिंग के लिए कोई ना कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एक सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम होता है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि चलिए अब आप हमारे पास फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने इतने साल की प्रैक्टिस कर ली है और आपने हमारा एग्जाम पास कर लिया, वो एडवोकेट। तो वो मेरा एग्जाम इस साल क्लियर हो गया। ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ बायो है। अब आपके लिए जो ज़रूरी है जानना वो ये है कि लॉयर क्या होता है। आप लोगों ने मतलब पिक्चरों में तो देखा होगा सनी देओल को चिल्लाते हुए, या जॉली एलएलबी कुछ लोगों ने देखी होगी। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आप वो सब भूल जाओ, वो सब फिल्मी बातें होती है, ना तो कोई जज पे चिल्लाता है, ना ही जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा कुछ होता है। जो सच्चाई होती है, जो पिक्चरों से अलग होती है, वो मेरी एक कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने की कि किस तरह से हम लोगों का काम होता है, किस तरह की मेहनत लगती है। क्योंकि पिक्चरों में अक्सर मेहनत नहीं दिखाते, पिक्चरों में सीधा ये दिखाते हैं कि केस कोर्ट में गया, आपने बहस कर दी और आपका क्लाइंट जीत गया, हीरो जीत गया और पिक्चर खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं होता। उस एक हियरिंग से पहले कई घंटों की मेहनत जाती है, कई घंटों की रीडिंग जाती है। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि पिक्चरों से अलग रियलिटी क्या है। तो लॉयर क्या होता है उससे पहले आपको समझना होगा लॉ क्या होता है। लॉयर शब्द में जो लॉ है, उस लॉ का मतलब क्या है। अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बोलूं तो लॉ इज बेसिकली कायदा। जैसे हर जगह का एक कायदा होता है, उसको लॉ कहते हैं उस जगह का। तो जैसे आपका घर है, आपके घर के कुछ नियम कानून है, आपके घर के कुछ कायदे हैं। आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल के कुछ कायदे हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले के कुछ कायदे हैं। आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस देश में रहते हो, करते 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 ये बढ़ता रहता है, कॉम्प्लिकेट होता रहता है। पर अल्टीमेटली कोई भी लॉ जो होता है वो एक कायदा होता है। अगर आपको जैसे, और कायदा आप क्यों फॉलो करते हो? आप कायदा इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि आपको उस जगह पे जहाँ का वो कायदा है वहाँ से कोई बेनिफिट लेना है, आपको कोई फायदा लेना है, इसलिए आप कायदा फॉलो करते हो। तो कायदा साथ साथ चलता है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपको स्कूल से फायदा क्या चाहिए। आपको स्कूल से फायदा ये चाहिए कि आपको वहाँ पे पढ़ाई मिले। उसके लिए स्कूल कहता है कि आपको एक कायदा फॉलो करना है कि आपको सुबह इतने बजे आना है, आपको ये यूनिफॉर्म पहननी है, आपको अपना होमवर्क करना है, और आप करते हो ये, चाहे आपका मन करे या ना करे। आप थोड़ी बंदिश फील करते हो कि यार सुबह सुबह उठना पड़ता है, या मुझे ये शर्ट भी पहननी है, मुझे ये रंग पसंद नहीं है, पर आप पहनते हो, ठीक है ना। आप होमवर्क करते हो, अगर आपका बर्थडे भी और अगले दिन होमवर्क मिला हुआ है, आपको करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आप ये सारे कायदे इसलिए फॉलो करते हो या इनका पालन इसलिए करते हो क्योंकि आपको जो फायदा मिल रहा है स्कूल से, आपको वो चाहिए। यही लॉ है, कानून सिर्फ यही है। अगर इसको मैं आपको एकदम पीछे से लेके जाके चलूं कि कैसे शुरू हुआ ये सब, तो अगर आप देखो, जब हम आदि मानव थे, जब हम गुफाओं में रहते थे या जब हम शिकार करके खाते थे, उस टाइम पे अगर आप देखो तो कोई कायदा कानून होता नहीं था। किसका भी जो मन किया वो कर दिया, किसी ने किसी को भी मार दिया, किसी ने किसी का शिकार चोरी कर लिया। तो इस तरह से एक अराजकता थी। समाज तो नहीं कहेंगे उसे, पर समाज बनने से पहले जो भी था उसमें एक अराजकता थी कि भैया अगर मैं आपसे ज़्यादा बलवान हूँ
तो मैं आपका शिकार भी छीन लूंगा, मैं आपकी गुफा से भी आपको निकाल दूंगा। तो धीरे धीरे इंसानों को शायद ये एहसास हुआ कि यार हम जानवर नहीं हैं, हम बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अपना दिमाग लगा सकते हैं इन चीज़ों पे, हमारे अंदर सीखने की क्षमता है, तो क्यों ना हम कुछ नियमों के तहत रहें और उन नियमों को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए, इमेजिन करिए कि 10 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि चलो ना अब जो जिस गुफा में वो उस गुफा में रहेगा, उसकी गुफा नहीं छीनेगा। अब इससे सबको एक मन की शांति रही कि चलो ठीक है, मैं किसी की गुफा नहीं छीनूंगा, मैं ये कायदा फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे इसका फायदा ये है कि मेरी भी गुफा कोई नहीं छीनेगा। अब ये एक बेसिक स्टार्ट है लॉ की कि कानून कैसे शुरू हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान आगे बढ़े, इंसानों के आपस के जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़े। जब इंसान आगे बढ़े, इंसानों के रिश्ते आगे बढ़े, तो ये जो इक्वेशन है आपस में इंसानों का, ये और पेचीदा होता गया। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि रेड लाइट जंप नहीं करनी और रेड लाइट जंप करने से चालान कटेगा, ये आप सबको पता है, इसके लिए आपका वकील होना जरूरी है। ये एक सिंपल कानून है जिसके लिए आप अगर डॉक्टर भी हैं, अगर आप आर्किटेक्ट भी हैं, अगर आप पुलिस में भी है, या अगर आप पुलिस में नहीं भी हैं, आप आर्मी में भी है, तो भी आपको पता है, मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत गहरी पढ़ाई करने की जरूरत है, पता है कि हाँ ये कानून है। पर क्योंकि अब हम इस स्तर से बहुत आगे जा चुके हैं, कानून का जो सोसाइटी में रोल है वो बहुत आगे जा चुका है, तो कानून की गहराई भी आगे बहुत गहरी हो गई है। अब मान लीजिए आपको ये तो पता है कि रेड लाइट जंप नहीं करनी, पर अगर मैं आपको बोलूँ चलिए आपको एक फैक्ट्री लगानी है किसी से, अब उसको ये पता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेगा, उसको बनाएगा कैसे है, वो लेबर कहाँ से लाएगा, उस लेबर को उसको कितना पैसा देना है, और उसके बाद उसको बेचना कहाँ है, ये सब बिजनेसमैन को पता है। पर उसको ये नहीं पता कि फैक्ट्री लगाने के लिए उसको क्या क्या सरकार से कागज, ठीक है ना, कि क्या वो जमीन जिस पे वो फैक्ट्री लगा रहा है, क्या वो जमीन कृषि जमीन है, वहाँ पे वो फैक्ट्री लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता, क्या उसे कृषि से औद्योगिक में बदलना होगा, उसके लिए सरकार के पास कागज लगेंगे, क्या उस जमीन पे किसी और का भी हक है जिस पे कोई केस चल रहा है, और ऐसे बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं जमीन से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, लेबर के लिए आप उसको कितना पैसा दे रहे हैं, आप उसको एक मिनिमम वेज कहते हैं कि मतलब सबसे कम, इससे कम आप लेबर को हर स्टेट में एक नोटिफाइड होता है, आप नहीं दे सकते। हेलो हेलो, हाँ सर, ठीक है सॉरी, मुझे लगा जो ये गहरे होते गए कानून, उस टाइम पे शायद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हर बंदा जो किसानी कर रहा है, या जो हकीम है, या जो वैद्य है, उसको सब कानून नहीं पता हो सकते, क्योंकि उसको अपना भी काम है। उस तरह से एक प्रोफेशन डेवलप हुआ जिसमें लोग सिर्फ इसकी पढ़ाई करने लगे। समझ रहे हैं आप कि मतलब अब कोई ऐसा चाहिए इंसान जो सिर्फ यही कर रहा है, जो अपना पूरा समय इसी चीज को डेडिकेट करे, कि सिंपल रूल नहीं रह गए ना, जैसे अब आपके मोहल्ले में सिंपल रूल है कि गाड़ी यहाँ ना खड़ी करो, गेट इतने बजे बंद होगा, इसके लिए किसी को सोसाइटी का वकील होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पूरी बुक रट ली है। समझ रहे हैं आप, जैसे वो एक 8-10 पन्नों के रूल्स होते हैं किसी भी मोहल्ले के, वो सबको पता होगा। पर देश में जैसे कानून होते हैं कि पैसा बाहर से अगर आपको लाना है तो आप कैसे लाएंगे, पैसा अगर आपको देश से बाहर भेजना है आप कैसे लाएंगे, आपको वीज़ा कैसे लगेगा, आपको पासपोर्ट कैसे लगेगा, अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इतनी गहरी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा होती गई कि फिर लोगों को लगा कि अब ऐसे लोग चाहिए जो अपना पूरा समय इस चीज़ पे दें और जिनको ये सब पता हो कि क्या है, क्यों है और उसके पार कैसे पाना है। अब आप कई बार जैसे किसी दफ्तर में जाते हैं, आपसे बोला जाता है कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, आप एक कैफियत फील करते हैं, आप एक मजबूरी फील करते हैं कि यार मेरा काम नहीं होके दे रहा, मुझसे कागज पर कागज मांगे जा रहे हैं। वकालत की पढ़ाई आपको ये समझाने में मदद करती है कि वो जो कागज मांग रहा है वो क्यों, अगर वो अटेस्टेशन मांग रहा है उसके ऊपर किसी गस्टेड ऑफिसर की या सेल्फ अटेस्टेड, तो वो क्यों मांग रहा है। तो एक तो उससे आपकी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन कम होती है, आप समझ रहे हो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आपके अंदर निराशा कम है, गुस्सा कम रहता है। दूसरा, आप उसके पार पा सकते हो। जैसे कई बार अगर आपको किसी पुलिस वाले ने सड़क पे रोका, वो आपसे 10-15 कागज मांगी उसने, अब उसको पता है कि आपको शायद नहीं पता है कि 3 या 4 ही कागज चाहिए,
ठीक है। पर अगर आप वकील हो तो आप उसको कह सकते हो कि सर देखिए आपको 3 या 4 कागज मांगने हैं मुझसे, मैं 3 या 4 कागज रखूँ, ये सब मैं कहाँ से लूँ, ये सब मेरे को रोज रोड पे लेके उतरना जरूरी नहीं। तो वहाँ पे एक वकील की नॉलेज उसके पर्सनली भी काम आती है, वहीं पे एक वकील की नॉलेज उसकी सोसाइटी समाज के भी काम आती है, वहीं पे वकील की नॉलेज उसके घर परिवार दोस्तों के भी काम आती है। तो ये होता है वकील जिसने अपना जो पूरा जीवन है वो इन कायदों को पढ़ने, समझने और इस्तेमाल करने में लगा दिया। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बना, वो इंजीनियर नहीं बना, वो क्या बना, वो वकील बना। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर के पास टाइम नहीं है ना वो सारी किताबें पढ़े। तो इसलिए वकील का प्रोफेशन एक डेडिकेटेड प्रोफेशन है जो सिर्फ इन कायदों को समझ के लोगों की मुसीबतें हल करता है और अपनी भी जिंदगी सरल करता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि लॉयर क्यों होता है। अब हम ये समझते हैं कि लॉयर क्या होता है। ठीक है, जो वकालत होती है उसमें अगर मैं वैसे देखो बहुत कुछ होता है वकालत, एक वकील बहुत सारी चीजें करता है, पर मैंने मोटा मोटा आपके लिए इसको 5 कैटेगरियों में बांटा है। ठीक है, अगर आपके पास आप पेन पेपर यूज कर रहे हो तो अभी पेन पेपर यूज मत करो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं है जो आप इंटरनेट पे, अगर आपकी क्यूरियोसिटी जग गई तो आप ढूंढ नहीं पाओ, आप इंटरनेट पे सब ढूंढ लोगे। आप बस पेन पेपर छोड़ के समझने की कोशिश करो। अगर आपका इंटरेस्ट बना इसमें तो आप मेरे को पूरे 1 मिनट ढूंढ लोगे। ठीक है, तो पेन पेपर नोट करने की कोशिश मत करो। जो 5 चीजें हैं वो है सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, टैक्स और ह्यूमन राइट्स। ये 5 वर्टिकल या 5 कैटेगरी में मैं आपको समझाऊंगा कि वकील किस किस तरह के काम करते हैं। अब इससे ज्यादा भी होती हैं, पर इस स्टेज पे, आप अभी स्कूल में हो, इस स्टेज पे अगर आप मोटा मोटा ये 5 भी समझ लोगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोग किस तरह से समाज की या अपने क्लाइंट्स की मदद करते हैं या अपने भी मदद करते हैं। हमारा भी तो घर इसी से चलता है ना। सबसे पहले जैसे हम सिविल की बात करते हैं। अब सिविल वो है जो मैं करता हूँ। जैसे मैं सिविल प्रैक्टिस होती है जिसमें आप जो है लोग, अब किसी भी सोसाइटी में वकील आज की डेट में अगर देखा जाए, आप वकील के पास क्यों जाते हैं? आपको लगता है कि आपका कोई हक है जो आपसे छीना गया है और आपको वो हक वापस चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी का हक हो, आपको लगता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी पे हक है जो आपको प्रॉपर्टी का हक नहीं मिल रहा, आपने किसी रिश्तेदार ने ले ली, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को माल सप्लाई किया या आपने किसी के लिए काम किया, उस बंदे ने आपका पैसा नहीं दिया तो आपको उस पैसे का मेहनताने का हक है। अगर आपका हक कहीं पे भी किसी भी लेवल पे मारा जाता है, आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला होता है। इस देश के नागरिकों के लिए भी खुला होता है, जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी हमारे देश की कोर्टों का दरवाजा खुला होता है। आप देश की कोर्टों में जा सकते हैं और देश की कोर्टों में आपके लिए एक वकील जाएगा और वो आपकी बात कोर्ट को समझाएगा। अब अक्सर आप सोचते हैं क्या वकील क्यों करना पड़ता है? अब इसका रीजन ये है कि आपको बस ये पता है कि आपका हक मारा गया है, आपको बस ये है कि जी मेरे साथ गलत हुआ। वकील इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि वकील आपको ये बताएगा कि इस कानून के दायरे में जो कायदा मैंने आपको समझाया, आपको लगेगा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बट शायद वो आपको ये समझा पाए कि देखो आपके साथ बहुत बुरा नहीं हुआ है, इसमें आपकी भी यहाँ गलती थी तो आपके साथ कम बुरा हुआ। या फिर आपको लगे कि नहीं मेरा बस इतना ही बुरा हुआ है, वकील आप समझा नहीं आप समझ नहीं रहे, इसका इतने सालों बाद जाके इतना ज्यादा इफेक्ट होगा। तो वकील आपको ये समझाता है कि आपके हक क्या हैं, आपको उन हकों को कैसे बचाना है और उन हकों को आप किस तरह से और खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो वकील का यहाँ तक जो फायदा होता है आपको किसी भी स्टेज पे, वो इन चीजों में होता है। अब सिविल में ये होता है कि एक प्राइवेट पार्टी और दो प्राइवेट पार्टी आपस में, प्राइवेट पार्टी उस तरह से आप, आपका पड़ोसी, मतलब जो भी सरकार नहीं है वो 2 प्राइवेट पार्टी होती है। कभी कभी प्राइवेट पार्टी सरकार से भी लड़ती है, वो भी हम करते हैं सिविल में।
जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका कोई हक मारा गया है, आप कोर्ट जाते हैं आपका, और आप अपने हक के लिए लड़ते हैं। आप इसमें आपका वकील आपको हेल्प करता है, आपको बताता है कि आपके क्या हक थे, क्या आपके अधिकार थे, क्या आपकी ड्यूटी थी, और उसमें आप कोर्ट को, अगर आप सीधा कोर्ट में जाएंगे तो देखो 60-70 मैटर लगे होते हैं एक दिन में। कोर्ट को हर लिटिगेंट को सुनने का वक्त नहीं होता है। कोर्ट चाहती है कि काम जल्दी जल्दी हो, उसके लिए वकील की जरूरत होती है, क्योंकि फिर कोर्ट को हर लिटिगेंट को नए सिरे से समझाना नहीं पड़ता कि उसको अगले स्टेप्स क्या करने हैं। हमारी कोर्टों में पेंडेंसी केसेस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तेजी से चलें। तेजी से चलने के लिए एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वही वकील होते हैं। फिर होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में होता है, जैसे मान लीजिए आपके किसी जान पहचान वाले को किसी जुर्म के लिए अभियुक्त कहते हैं, जैसे कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, वो आपके पास आएगा और आप उसके लिए डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं। डिफेंस काउंसिल होता है जो पुलिस जिसके अगेंस्ट केस चला रही है, आप उसका हक रखेंगे और आप उसको जो उसका हक है। देखो कई बार जैसे एक सवाल ये आता है कि आप ऐसे किसी आदमी के लिए क्यों पेश होते हैं जो आपको पता है गलत है। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमारे कानून के प्रावधानों में और जो हमारी लीगल ट्रेनिंग है वो हमें ये बताती है कि गलत से गलत इंसान भी गलत तरीके से सजा नहीं पाना चाहिए। उसको जो सजा देने का तरीका रहा, जो कोर्टें अपनाती हैं, वो सही होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों सजा दी जा रही है, और उसको हर वो मुमकिन डिफेंस जो हमारा देश का कानून हर बंदे को देता है वो उसे मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी गलत हो। इसका एग्जांपल मैं आपको अजमल कसाब दूंगा। कसाब टीवी में सब जगह दिख रहा था, गोलियां चलाता हुआ, फिर भी उसको सरकार ने वकील दिया था, और सरकार ने उसको वकील देने के साथ साथ उसको पूरा डिफेंस दिया था कि आप अपनी जो बात है वो आप रख सकते हैं। तो हमारे देश का कानून वकील को नहीं बोलता कि आप जज करो कि ये बंदा गिल्टी है कि नहीं। ये काम जज का है, वो जज पे, वकील ये काम नहीं करता। वकील का काम है कि जो उसका क्लाइंट आया है उसको जो भी कानूनी प्रावधान के अंदर मदद, डिफेंस अवेलेबल है वो उसको मुहैया कराए। सिंपल, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट में एक तरफ डिफेंस काउंसिल होता है, दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी वकील। सरकारी वकील का काम होता है स्टेट की तरफ से लड़ना। अब स्टेट की तरफ से लड़ना का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई केस देखते हैं तो आपने देखा होगा स्टेट वर्सेस रामलाल, स्टेट वर्सेस श्यामलाल। उसका रीजन ये है कि क्रिमिनल लॉ में जब कोई किसी को कोई चाकू मारता है तो वो उस बंदे के अगेंस्ट तो जुर्म है ही, वो पूरे समाज के अगेंस्ट जुर्म है। इसलिए स्टेट उस केस को लड़ती है। उस जिसको चाकू लगा है उसको अपनी जेब से पैसा नहीं मिलता, स्टेट लड़ती है। पुलिस जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, अरेस्ट मेक करेगी, तो ये स्टेट का काम होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो होता है, अगर आप में से कभी कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ये नहीं होता कि जो पुलिस ने बोला है बस वो प्रूव करने में लग जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है सच सामने लाना। तो मान लीजिए पुलिस की फाइल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो सरकारी वकील है, उसको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे मुलजिम की बेगुनाही साबित होती है, तो ये बिल्कुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो कोर्ट को ये कागज दिखाए और बताए कि सर ये बेगुनाह है, मेरे को पुलिस की फाइल में ये कागज है। तो याद रखना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस का वकील नहीं होता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सच का वकील होता है बस। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट पे। अब कॉर्पोरेट जो होता है, ये जो वकील होते हैं ये कोर्ट नहीं जाते। अब आप सोचेंगे जो कोर्ट नहीं जाते वो वकील कैसे होते हैं, तो उसका मैं आपको ये समझा दूं। जरूरी नहीं है कि एक इंसान वकील के पास सिर्फ तब जाए जब उसको किसी से लड़ना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हो सकता है आपको एक फैक्ट्री डालना है, अब आपको किसी से लड़ना नहीं है, बस आपको जानना है कि फैक्ट्री डालने के लिए मुझे क्या क्या कागज चाहिए, ठीक है। अब उस काम के लिए आपको जो करना है वो करना है कि एक वकील के पास आप जाए, वो वकील आपकी मदद करेगा, वो वकील आपको समझाएगा कि देखिए आपको ये कागज चाहिए, ये करना है, ये क्लियरेंसेस चाहिए, ये सरकारी दस्तावेज चाहिए, ये आपके दस्तावेज चाहिए, और इस तरह से वकील आपकी मदद करेगा और आप उसको उसकी फीस दीजिए। ये बेसिकली एडवाइजरी, सलाह मशवरे का काम होता है। इसमें आपको किसी से लड़ना नहीं होता, पर आपका वकील आपको सलाह देता है, आप उस सलाह पे काम करते हैं। इसमें कुछ वकील तो कंपनियों के या क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज नहीं होते, पर कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। उनका अपना ऑफिस होता है और वो अपने ऑफिस से काम करते हैं। कुछ होते हैं इन हाउस। इन हाउस क्या होता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हैं। हर कंपनी में एक इन हाउस वकील होता है। उस वकील का काम ये होता है, ये देखना होता है कि
जो कंपनी का काम है वो कानून के दायरे में चल रहा है। उस वकील का काम ये भी होता है जो कंपनी के बाहर वकील है, जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, जो दूसरे ऑफिस में अपने ऑफिस में होते हैं, वो ठीक से कंपनी के केसेस लिखते हैं। और वो जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके और वकीलों के बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सूत्र का काम करता है। क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट होते हैं मेरे जैसे, हम अगर सीधा बोर्ड को कोई बात समझाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत टेक्निकल तरीके से समझाते हैं, या फिर जब हमें बोर्ड बात समझाता है तो बोर्ड बहुत ही टेक्निकल एंगल से समझाता है। मतलब जो बिजनेस एंगल, या जो अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो एकदम ही हार्डकोर इंजीनियरिंग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमें समझ नहीं आती। और कभी कभी होता है हमारा उनको ना समझ में आए क्योंकि हम प्योरली लीगल टेक्निकल एंगल से समझते हैं। तो इन हाउस काउंसिल का काम इसमें बहुत स्पेशलाइज होता है। इन हाउस काउंसिल इसमें बोर्ड की कंसर्न समझ के कंसल्टेंट को समझाता है, कंसल्टेंट का पर्सपेक्टिव समझ के बोर्ड को समझाता है। तो इसमें इन हाउस काउंसिल इतना एक्सपर्टीज रखता है कि उसको दोनों तरफ की बातों का पूरा इल्म होता है, पूरा ज्ञान होता है उसको कि हाँ ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। वरना अगर हम सीधा कभी कभी जब बात करते हैं तो हम अपने टेक्निकल में फंस जाते हैं, बोर्ड अपनी टेक्निकल में। तो ये एक इन हाउस काउंसिल का कॉर्पोरेट में रोल रहता है, तो काफी अच्छा होता है। फिर टैक्सेशन है। टैक्सेशन आप सोचेंगे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फील्ड है, मैंने इसको इसलिए कवर किया क्योंकि आप में से काफ़ी कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे। टैक्सेशन में वकीलों का काफ़ी रोल इसलिए रहता है क्योंकि आपको अक्सर गवर्नमेंट के साथ केस लड़ना पड़ता है ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है वो ज़्यादा है और जो हम टैक्स हमने दिया है वो सही है। इसमें आपको ये इस बात सच है कि हमें कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद लेनी पड़ती है, अकाउंटेंट्स की मदद लेनी पड़ती है, और उन अकाउंटेंट्स की मदद से ही हम केस तैयार करते हैं। तो पर टैक्सेशन में वकीलों का काफ़ी रोल है, काफ़ी वकील टैक्सेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप में से कुछ अकाउंट से काफ़ी अटैच्ड हैं या अच्छा फील करते हैं अकाउंट करते हुए, तो आप अपना BCom LLB कर सकते हैं, आप अपना CA LLB भी कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फील्ड छोड़ें वकील। वकालत एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर डिसिप्लिन के लोग वेलकम हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड है तो भी आप वेलकम है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है तो भी आप वेलकम है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप ट्रेडिशनली BLLB ही डिग्री। एक लास्ट जो मैं वर्टिकल है इसमें, वो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उस वर्टिकल का नाम होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो होता है, ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस होती है जो मतलब जो इंसानों के कुछ अधिकार होते हैं। जैसे हमारा अधिकार है कि हमारा शोषण ना हो, हमारा अधिकार है कि हमें बराबरी मिले सब में। ये जो अधिकार है ये हमारा संविधान हमें देता है। पर अगर सब लोग ही अपना सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट या टैक्स की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसमें पैसा होता है, देखो कभी काफी ऑनेस्टली, तो ह्यूमन राइट या उन लोगों के लिए, उन गरीब, पिछड़े या मजबूर लोगों के लिए जिनको पता भी नहीं कि वकील के दफ्तर में कैसे जाएं, अपनी बात कैसे कहें, या उनको पता भी नहीं कि उनके हक क्या है, उन लोगों के लिए एक ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस होती है जिसमें कुछ वकील काफी बलिदान करते हैं और वो उन लोगों के लिए लड़ते हैं, उनको जाके उनके हक समझाते हैं। उनके साथ अगर उनका कोई हक का उल्लंघन हुआ है या उनका कोई हक मारा गया है तो उनको कोर्ट ले जाते हैं, उनके कोर्ट में उनके हक के लिए लड़ते हैं। ये ह्यूमन राइट्स की प्रैक्टिस है। तो इस तरह से आपको मैंने समझाया सिविल प्रैक्टिस, क्रिमिनल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, टैक्स प्रैक्टिस और ह्यूमन प्रैक्टिस। मोटा मोटा आप एक वकील को इन दायरों में देख सकते हैं। बाकी अगर एक वकील का करियर प्रोग्रेशन में आपको समझाऊँ तो जैसे आप वकील हैं, आप एक बार आपने मान लीजिए लॉ कर लिया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वकील बन गए। कुछ सालों बाद, जैसे मान लीजिए 20 साल की प्रैक्टिस के बाद, जो आपकी हाई कोर्ट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके जजेस को अगर लगता है कि आप स्पेशल हैं, आप में कुछ बात है और आप पे कोर्ट को भरोसा है औरों से ज़्यादा, तो वो आपको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट सिर्फ अपनी उम्र से या अपने सालों से नहीं बन जाते। सीनियर एडवोकेट एक कोर्ट आपके ऊपर उपाधि देती है और फिर आप सीनियर एडवोकेट। फिर एक वकील अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये होते हैं सरकार के एकदम उच्च कोटि के वकील जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का उतना मुद्दा चल रहा है, जिसमें लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये चैलेंज करा। तो सरकार की तरफ से जो खड़े होते हैं और सरकार की तरफ से जो कहते हैं कि नहीं ये सरकार की पावर में है इसको पारित करना और ये बिल गलत नहीं है, वो होते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल। ये तो काफ़ी एक इज्जतदार पोस्ट होती है। मतलब फिर ये भी हो सकता है कि कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद, जैसे मान लीजिए 15-20 साल की प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट समझे कि आप में जज बनने की काबिलियत है, तो हाई कोर्ट आपको
आपकी प्रैक्टिस जब चल रही है तो आपको उठा के जज भी बना सकती है, फिर आप हाई कोर्ट जज बन जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इस तरह से एक वकील का करियर प्रोग्रेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से वकील फेमस हैं, तो इसमें बहुत सारे नाम हैं। गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पंडित नेहरू हैं, आपके अभी जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद वो हैं। तो अब आप सोचें कि मतलब क्यों है ऐसा कि वकील इस कदर आगे जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो इसका रीजन ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको ऑफिस से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, या आपको ऑफिस का काम छोड़ के कुछ पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा। वकील एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपको मंत्री बनना है आप में से कुछ, या आपको देश के लिए कुछ करना है, आपको अपने प्रोफेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पे चल सकते हैं और अब अपना किचन भी चला सकते हैं, अपना घर भी पालन पोषण कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है। सो इस वजह से वकीलों का आज़ादी के टाइम से ही काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। उसका एक रीज़न मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसका एक रीज़न ये भी रहा है कि वकील जो होते हैं उनको पता होता है कि कानून कायदा क्या है, तो वो पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में मंत्री बन के आप क्या करते हो, आप कानून ही बनाते हो ना पार्लियामेंट। तो एक वकीलों की बचपन से तो नहीं खैर जवानी से ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो अच्छे लॉ मेकर बनते हैं। ओके, इसके बाद मैं बस 4 क्वालिटीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि मेरा जो मानना है कि 4 क्वालिटीज़ एक लॉयर में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि आप आप कैसे सोचो कि हाँ मैं वकील बन सकता हूँ कि नहीं। आप इस स्टेज पे 16-17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपने आप में खुद झांक के देखो, और अगर आप पाओ तो आप वकील बन सकते हो। 1 मिनट देखिए, एक ब्रेक ले छोटा सा। हाँ सॉरी। हाँ, तो एक वकील जो होता है, अगर आप इस उम्र में अपने आप को देखें तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसकी शुरुआत में करूँगा कॉन्फिडेंस से। अगर आपको लगता है कि आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस है अपनी बात रखने का, आप निडर हैं, और आपके जैसे अगर आप के स्कूल में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको गलत बोलने का एक हौसला रखते हैं, आप एक निडरता रखते हैं, तो आपके अंदर वकील बनने की क्वालिटी है। क्योंकि कोई भी वकील जो होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो एक जज को अपनी बात समझाता है और अपनी बात मनवाता है कि सर इसमें इस तरह का मेरे क्लाइंट को ऑर्डर मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको खुद में विश्वास नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो आप दूसरे के अंदर विश्वास नहीं जता पाते। तो इसलिए इस एज पे आप अपने आप में ये देखिए कि आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हैं। मैं कहता हूँ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं, अगर आप कुछ गलत होता है तो उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, पर आपके अंदर करने की इच्छा भी है, तो यकीन मानिए वकालत आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगी, पर आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस नहीं है पर आप कुछ करना चाहते हैं किसी गलत को देख के, तो आपके अंदर वकील बनने की पहली क्वालिटी है। दूसरा मैं कहूँगा आर्टिकुलेट होना जरूरी है। आर्टिकुलेट होने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या आपको कुछ और होना चाहिए। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आता तब भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी जिला और सत्र न्यायालय होते हैं आपके एरिया में, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज ही चलती है। ठीक है। आर्टिकुलेट होने का मतलब ये है कि आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम शब्दों में कह सकें। अब ये आप पूछें क्यों ज़रूरी है, कि इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देशों में जो कोर्टें होती हैं उनमें बहुत वर्कलोड होता है। एक दिन में अगर 100 केस लगे हैं तो शायद जज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी बात को सुने। आप आधे घंटे लगा के आधे मिनट की बात बोलेंगे तो आपको कोई जज नहीं सुनेगा, और जज भी आपके साथ किनारा काटने लग जाएंगे। जैसे आप कोर्ट में आएंगे जज कहेगा कि सर आप बाद में आएंगे या आपको अगली डेट दे रहे हैं, क्योंकि आपको सुनना नहीं चाहता। इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आप अपनी बात संक्षेप में कैसे रख सकते हैं। संक्षेप में रखना ज़रूरी है, बात को समझना ज़रूरी है, बात
आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप घुमा फिरा के बोलते रहेंगे तो जज भी समझ जाएगा कि शायद आपका केस खराब है इसलिए आप बात घुमा रहे हैं। तो सीधी बात, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे सेंटेंस बोलने की आदत अभी से डालिए, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग लिखते रहिए, मैं देख रहा हूँ, इनको मैं एकदम एंड में दूँ। फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर दूसरे को जज मत करिए आप। जैसे अगर आपका एक क्लाइंट आता है, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जो गे कम्युनिटी का केस चला था जिसमें हिंदुस्तान में कोर्टों ने इतना लैंडमार्क जजमेंट दिया कि हाँ चलिए गे होना एक जुर्म नहीं है देश में, उसमें जो वकील थे वो गे थोड़ा ना थे। अगर एक वकील जैसे उसके पास कोई क्लाइंट आता है, मान लीजिए उसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है या उसके ऊपर गे होने का इल्जाम है या उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आप अपने क्लाइंट को हीन भावना से देख के ये नहीं सोच सकते कि अरे तुम तो गलत था, तुम गंदे आदमी हो, मेरा इसमें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नहीं। आपका काम ये है कि आप अपने आप को उस क्लाइंट के नज़रिए से या उस क्लाइंट को की तरफ से आप दुनिया को देख पाए, आप अब उसकी मजबूरी, उसके हालात समझ और फिर उसके लिए लड़ें। वकील का काम सिर्फ इतना है कि वो हर वो बात बोले अपने क्लाइंट के लिए जो उसका क्लाइंट बोलता अगर उसके पास ये लीगल ट्रेनिंग होती, ठीक है। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि जी बोलना कि जी मेरे क्लाइंट से गलत हो गया, नहीं। अगर आपके क्लाइंट को वो सारे हक, वो सारे नियम कानून पता होते जो आपको पता है, तो आपका क्लाइंट क्या क्या बोलता, आपको निडर होके और अपने अंदर की भावनाओं से अलग होके, जस्ट बिकॉज आप विश्वास नहीं करते हैं कि गे होना सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गे क्लाइंट के लिए अपेयर नहीं होंगे। आपका ये ड्यूटी बनता है एज अ लॉयर कि आप अपने दिमाग के जो बायस हैं या अपने दिमाग की जो भावनाएं हैं, अपने दिल की जो भावनाएं हैं किसी कम्युनिटी या किसी प्रकार के ऑफेंस को लेके, आप उससे अलग हों और उस क्लाइंट को जो मुमकिन मदद है वो आप मुहैया कराएं। ये आपका, तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है। चौथा पर सबसे जरूरी मैं कहूँगा वो है मेहनत। मैं आपको ये बात एकदम वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग होंगे जो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आज जज नहीं करेगा कि आप आज कितने नंबर ला रहे हैं तो आप अच्छे हैं या बुरे। वकालत में आपके पास बहुत लंबा समय होता है अपने आप को प्रूव करने। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप मेहनत कश हैं, तो आप वकालत में सक्सीड करेंगे ही करेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे आपको लगे कि नहीं मेरे पास तो कोई केस नहीं आ रहा, पर आप मेहनत करते रहेंगे। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, मेहनत से नहीं डरेंगे, तो आप एक अच्छे वकील जरूर बनेंगे। मुझे उस दिन बुरा नहीं लगता जिस दिन मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट ऑर्डर होता है। अगर मैंने मेहनत करी है तो चाहे मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट ऑर्डर हो, चाहे मेरे क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर हो, मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे उस दिन बुरा जरूर लगेगा अगर मैं कोर्ट में बिना मेहनत करे गया हूँ और मेरा क्लाइंट हार गया या मेरा क्लाइंट जीत भी गया, तो क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरी मेहनत नहीं। तो एज अ वकील आपके लिए आपकी मेहनत सब कुछ है। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हो तो आप वकील बन जाओ। आपके मार्क्स आज की डेट में कितने हैं, इससे वकालत के प्रोफेशन को पता है। तो आप में से जो बच्चे पढ़ाई में पीछे भी हैं, उनके लिए वकालत आपको हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका देगा। और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आज मेहनत हो। अगर आपके अंदर अगर आपको कुछ प्रेरणा मिलती है और आप मेहनत करना आज से भी शुरू करते हो, तो आप एक अच्छे वकील बनने के मार्ग पर ऑलरेडी बढ़ चुके हो। तो कॉन्फिडेंस, अपनी बात को संक्षेप में कम से कम शब्दों में सबसे ज़्यादा कहना, ठीक है। निष्पेक्षता, कि आप दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देख के उसके लिए लड़ सको बिना अपने विचारों से भारी फील करके कि नहीं ये गलत है, मैं इसके लिए अपेयर नहीं होऊंगा। और मेहनत, बस ये चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा वकील बनाती हैं। और अच्छे वकील जो होते हैं वो मजाक के तौर पे हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है कि जो बैक बेंचर होता है, जो लास्ट में लास्ट बैठता है, वो कई बार सबसे अच्छा वकील निकलता है। तो अगर आप कुछ शरारती बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में एवरेज हैं या बिलो एवरेज भी हैं, पर अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर अगर इन 4 चीज़ों में से कुछ नहीं भी है और आप अपने अंदर बना सकते हैं या आज से भी बना दोगे, तो कम से कम ये प्रोफेशन आपको खुले दिल से वेलकम करेगा, ठीक है। तो ये है जो हम वकील करते हैं, ये है जो हमारा प्रोफेशन है।
मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। What type of professional and personal skill does it take to succeed at this type of work? हाँ, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी बात कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे सेंटेंसेस और क्लैरिटी के साथ रखने का एबिलिटी डेवलप करना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी और को जज करके मत अपना काम करिए, और आपको मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ लॉयर? कॉन्फिडेंस आता है। देखो, आप ज़िंदगी भर पढ़ते हो और जो बहुत सारे बाकी लोगों को नहीं समझ में आता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो आपको समझ में आता है। दूसरा, जब आप कोई केस बहस करके अच्छा कोर्ट से निकलते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, चाहे आप कितने भी थके हो, चाहे आप पूरी रात किसी सो रहे हो। तो एक मैं कहूँगा, वकील थोड़े घमंडी होते हैं। वकीलों में थोड़ी एक एरोगेंस होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है, पर हमें बस उतना ही पता है जो बाकियों को नहीं पता। जैसे बाकियों को वो पता है जो हमें नहीं पता। पर खैर, मैं कहूँगा कि हमारा जो गुमान होता है, हमारी जो एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, हमारा जो अहंकार होता है, मुझे लगता है वो लॉयर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। हाउ कैन वन मेक देयर माइंड सेट टू चूज दिस करियर? मीन्स इन केस आई वांट टू परस्यू लॉ बट एट द सेम टाइम आई वांट टू परस्यू सम अदर कोर्स, हाउ कैन? अरे हाँ, ये तो बहुत ईजी है। तो ऐसे मैंने कहा कि लॉ हर स्ट्रीम को वेलकम करता है। आप अपना ग्रेजुएशन करने जाइए, आप अपना बीकॉम करिए, आप अपना सीए करिए, आप मेडिकल करिए, आप कुछ भी करिए, आपको कोई एलएलबी करने से नहीं रोके। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं। आप किसी भी स्टेज ऑफ योर लाइफ में सोच लीजिए कि मुझे लॉ करनी है, आप लॉ कर लीजिए। तो लॉ प्रोफेशन, बीएससी एलएलबी की भी डिग्रियां हैं, बीए एलएलबी की भी डिग्रियां हैं, बीबीए एलएलबी की भी डिग्रीज हैं, बीकॉम एलएलबी की भी डिग्री है। आप कोई भी ग्रेजुएशन करके आइए, कोई भी मास्टर्स करके आइए, आप अपना पीएचडी कराइए किसी भी प्रोफेशन, किसी भी सब्जेक्ट में, और कोई भी प्रोफेशन में कितने भी साल काम करके आ जाइए, और कभी भी लॉ करिए। कानून की पढ़ाई, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टेक्निकल पढ़ाई है। कानून की पढ़ाई अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके समाज में क्या हक है। तो ये अगर आपको एज अ प्रोफेशन भी नहीं करना, बस ज्ञान के लिए करना है, तो आप करो। ये तो सबको पता होना चाहिए। मुझे लगता है स्कूलों में लॉ एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कम से कम 10th, 11th, 12th को पढ़ाना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो स्कूल से निकल रहा है उसको अपने बेसिक अधिकार तो पता हो। तो आपको जो भी करना है करिए। आपको जब अंदर से इंस्पिरेशन आए, वो आपको अंदर से ही आएगा। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे चूज करें। आप पढ़िए वकीलों के बारे में, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको वाकई में अपना मन बनाना है तो एक बार आप कोर्ट जाइए। फिल्में देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में देखिए आप कि आप क्या आप ये कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। एंड अगर आप कोर्ट जाके अपना निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा, फिल्मों के बेसिस पर निर्णय मत लीजिएगा। व्हाट मेक्स समवन सक्सेसफुल इन दिस रोल ऑफ लॉयर? मैंने आपको बताया, मेहनत। आपके अंदर अगर बाकी कोई गुण भी नहीं है पर आप मेहनत करने को तैयार हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है। सोनाली वागले ने पूछा व्हाट इज द करियर पाथ? करियर पाथ मैंने इसमें थोड़ा सा बताया था कि आप प्रोफेशन में जब घुसते हो तो आप एडवोकेट होते हो, फिर आप सीनियर एडवोकेट बन सकते हो, आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हो, आप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हो। आपको जो हाई कोर्ट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो उठा के जज भी बना सकती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हो। ये सब वकील हैं। आप मंत्री बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। देश के पहले प्रधानमंत्री भी वकील थे, हमारे आज के राष्ट्रपति भी वकील हैं। तो करियर पाथ में कोई लिमिट नहीं है इसमें। जो ये करियर पाथ है ये अपने आप में लिमिटलेस है। What are the toughest problems? What are the toughest problems and decisions you handle? देखो, इसमें toughest problem जो होती है वो ये होती है कि जो मेरा ये नेट है ये हो सकता है अभी थोड़ी देर में कट जाए, मैं दोबारा लॉग इन करूँगा। What are the toughest problems में देखो ये रहता है कि कई बार ये होता है कि क्लाइंट के पास पैसे नहीं होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो गरीब क्लाइंट है, बट क्लाइंट बस पैसा नहीं देना चाहता, वकील के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता। तो हाँ, तो वन क्वेश्चन दैट आई वाज आंसरिंग वाज कि आप कैसे डिसाइड करो। तो उसमें मैंने कहा था कि आप कोर्ट जाओ। उस पर एक फॉलो क्वेश्चन जो मैंने नीचे देखा था वो ये था कि
क्या हम किसी भी कोर्ट में जाके कोई भी केस देख सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप कोर्ट जाके कोई भी केस देख सकते हो। ये ओपन हियरिंग्स होती है। अभी कोविड की वजह से सब कुछ पैंडेमिक में बंद है, पर वीसी हियरिंग्स हो रही हैं, तो उसमें लिंक सिर्फ वकीलों को आता है जिनका केस लगा है। पर जब कोर्टें खुली होती हैं तो आप किसी भी कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में पास लगता है, सुप्रीम कोर्ट एक सेक्शन है, हाई कोर्ट में पास लगता है, पर अगर आप पास काउंटर पे जाएंगे, बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ या मुझे बस देखनी है हियरिंग, तो वो आपको पास बना देंगे। थोड़ा तंग करेंगे फिर बना देंगे। पर जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनमें आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि सबसे मुश्किल डिसीजन क्या होता है? तो सबसे मुश्किल डिसीजन यही होता है कि कई बार आपको आप जो लगता है कि आपकी फीस होनी चाहिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि लाइक एनी अदर प्रोफेशन देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज डूइंग इट चीपर। समझ रहे हो? तो आपको लगता है कि चलिए आपकी फीस इतनी होनी चाहिए, क्लाइंट गरीब नहीं है पर वो आपको देता नहीं है। समझ रहे हो? तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग वकील और डॉक्टर से दोस्ती ही इसलिए करते हैं कि अगर कभी काम पड़ा तो फ्री में हो जाए, पैसे ना लगे। तो आपसे आप दोस्ती इसलिए कर रहे हैं लोगों से ताकि आप को वो कल को उनका कोई केस हो तो मिले, राइट? और वो आपसे दोस्ती इसलिए कर रहा है कल को कोई केस हो तो इसको फीस ना देनी पड़े। तो वो एक यंग वकील का एक बहुत मुश्किल फेस होता है, जब इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ऐसा होता है कि काम भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता शुरू में वकील के पास, फिर काम होता है, पैसा नहीं होता है, फिर काम होता है और थोड़ा पैसा होता है, फिर बहुत पैसा और बहुत काम होता है। वकालत अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं बड़ी जल्दी अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं। वकालत वाकई में पसीना और खून दोनों मांगती है। आप नहीं इसको लाइटली लेके चलिएगा कि बस मैं वकील बनूंगा तो मेरे पास बड़ी सी गाड़ी बंगला हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। वकालत में बहुत मेहनत लगती है और जो रिटर्न है वो बहुत देर से आता है। बहुत क्विक रिटर्न नहीं है वकालत में बहुत देर से रिटर्न आता है। और सबसे आपको मुश्किल बात अगर वकालत में बताऊँ तो ये है कि अगर आप और किसी भी धंधे में और आपके क्लाइंट ने आपको आपके काम के पैसे नहीं दिए तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। मुझे आज तक ऐसा कोई वकील नहीं पता जिसको उसके क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए और उसने अपने क्लाइंट पे केस। वकील अपने लिए ही केस नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये एक वकील होने की थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं पा सकते, बस जमे रहने की बात होती है। पर इट विल बी वर्थ द पेशेंस एंड वर्थ द वेट। ओके, एक क्वेश्चन आया, व्हिच कॉलेजेस आर बेस्ट टू ऑप्ट फॉर लॉ, व्हाट प्रोफेशनल कोर्सेज वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम LLB एंड LLM? देखिए, बाकी LLB और LLM के अलावा मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ आपको बोलने के लिए कि आप क्या करो क्या नहीं करो। मैं LLB को भी कन्फाइन करूँगा। पर कॉलेजेस अगर मैं बोलूँ तो देखिए, ऐसे IITs होते हैं, उसी फॉर्मेट पे उसी पैटर्न पे हमारे देश में नेशनल लॉ स्कूल। नेशनल लॉ स्कूल जो होते हैं उनको एक ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है वैसे देखा जाए तो। पर ऐसा नहीं है कि हर नेशनल, हर प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी से अच्छा होता है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफ़ी सारे नेशनल से ऊंची होती है। तो अगर मैं आपको, अगर ये किसी ऑर्डर में नहीं है, पर अगर मैं आपको 5 अच्छे नेशनल लॉ स्कूल बोलूँ तो वो आपके रहेंगे बैंगलोर, आपके रहेंगे कोलकाता, हैदराबाद, जोधपुर और दिल्ली। ये 5 जो कॉलेजेस हैं ये आपको ज़रूर ही एक उच्च कोटि की शिक्षा का अवसर दे सकते हैं। महंगे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो आप अपनी फीस जरूर देखिएगा। पर ये है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंट्रेंस टेस्ट की कम होती है। आप 45% 40% पे भी आप इन एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप 35 के भी हैं या 37 के भी हो जाएंगे तब भी आप ये दे सकते हैं। हाउ टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन मूड कोर्ट, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? या देखो, मूड कोर्ट का होल प्रोसेस इज देयर सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बन सके। क्योंकि कोर्ट में आपको काफ़ी झाड़ पड़ेगी, कोर्ट में आपको काफ़ी डांट पड़ेगी। और मूड कोर्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है जैसे पायलट्स को प्लेन में बिठाने से पहले सिम्युलेटर में बिठाया जाता है। आर्मी वालों को भी जंग के मैदान में डालने से पहले ट्रेनिंग में जंग का एक वातावरण बना के दिया जाता है। उसी तरह से मूड कोर्ट होती है। अगर आप मूड कोर्ट में आज खराब भी कर रहे हो, आप अगर नहीं भी जीत रहे हो, आप फिर भी करो, क्योंकि उससे और कुछ नहीं हो रहा, आपकी झिझक बढ़ रही है। देखो, वकील के लिए झिझक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, तो झिझक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेज पे। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई झिझक ना हो। आपको कोर्ट से डांट भी पड़नी होगी, आपको अड़े भी रहना है। मूड कोर्ट आपको बस वही सिखाती है। तो अगर आप मूड कोर्ट में नहीं भी जीत रहे हैं तो कम से कम अगर आप मूड कोर्ट करते रहेंगे तो जब आप पास आउट होकर वकालत तक आएंगे तब तक आपकी झिझक भूल चुकी होगी।
Will career in company secretary help in doing law? See, आपको ना आप अगर आप CS लॉ बन भी जाएंगे ना, आपको किसी ना किसी स्टेज पे एक चुनना पड़ेगा। या तो आप CS होंगे जिसने लॉ कर रखा है, या फिर आप लॉयर होंगे जिसने CS कर रखा है। ये मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कोई दोनों नहीं होता है। डिग्री में होगा पर प्रैक्टिस आप एक ही कर रहे हो। कंपनी सेक्रेटरी और लॉ के कॉम्बिनेशन का एक हेल्प ये होता है क्योंकि हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होता है और हर कंपनी को लीगल भी चाहिए होता है। आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है, कंपनी आपको ज़्यादा खुशी से हायर कर लेती है क्योंकि कंपनी को लगता है चलो मैं 2 बंदों को सैलरी दे रहा था, मैं एक को सैलरी। तो उस हिसाब से इट हेल्प्स अगर आप कंपनी सेक्रेटरी और लॉ और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आई थिंक वी कैन एंड हियर देन। करियर मंत्र यही है, there is just hard work, there is nothing else here. I mean, I have seen students who were very bad in their college, very bad in their school in terms of studying, but when it came to law से कुछ लोगों का ये होता है कि वो एग्जाम के एक दिन ही पहले पढ़ते हैं, तो वो केस भी एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। पर वही है कि मतलब अल्टीमेटली अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। करियर मंत्र मैं आपको यही कहूँगा। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं आप तो किसी के बच्चे हो गए तभी आपको वो होगा, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रोफेशन में मैं आपको और जरूर ये दूंगा कि अगर आप वकील या वकालत की तरफ जा रहे हैं, अब आपकी ज़िंदगी में किसी से भी दुश्मनी करने का कोई स्कोप नहीं। आपकी अगर किसी से बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी किसी से नहीं भी बनती है आप उससे बिगाड़िए मत। नेटवर्किंग इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका नेटवर्क ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आप उस मेहनत को जो आप करना चाहते हो उसके आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी और कितनी जल्दी मिलेंगी। और जहाँ तक लॉयर बनने में जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं कॉलेज के, वो ज़रूर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके लिए मैंने नोट्स बना रखे थे। देखिए, जहाँ तक आप अगर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखेंगे, उनकी जो फीस होती है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में जाती है पर ईयर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पढ़ाई की फीस है, इसमें आपका रहना खाना पीना और आपका क्या कहते हैं किताबें सब अलग होगा। तो नेशनल लॉ स्कूल हालांकि काफ़ी अच्छी आपको एजुकेशन प्रदान करते हैं, पर वो एक महंगे कॉलेजेस की श्रेणी में भी आते हैं देश में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की पढ़ाई सिर्फ वही कर सकते हैं जो जिनके पास पैसा हो। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी देखें, आप PHU देखें, आप BVP देखें, जामिया देखें, IPL यूनिवर्सिटी देखें, उनमें फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। 10 से 40 के बीच में इनकी फीस खत्म हो जाती है साल की। तो ये कॉलेजेस आपको दे सकते हैं। इसके अलावा हर कॉलेज में स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पे या कॉलेज जाके एडमिशन ऑफिस जाके ये देखना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी डेडलाइन क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, और आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। फिर क्लैट अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे करें, तो क्लैट का अगर मैं आपको बोलूँ तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 मेरे टाइम पे तो खैर क्लैट नहीं होता, पर 2008 में क्लैट शुरू हुआ था। पहला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश जो होती है इसमें वो पैसेज फॉर्म में होती है कि आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नीचे होते हैं। दूसरा होता है जीके में आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब इंग्लिश के लिए फिर इंग्लिश के लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, उससे आपको फॉर्मेट पता चलेगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी बाइबल रहेगी इंग्लिश हर एग्जाम के लिए, तो पास्ट ईयर जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का फॉर्मेट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लैट में आप पास्ट ईयर जो 2008 से लेके 19 तक जितने भी एग्जाम्स के पेपर निकले हैं वो सारे देखिए। जनरल नॉलेज के लिए अखबार पढ़िए, न्यूज़ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं फ़ोन में डाउनलोड करिए, हिंदू, NDTV, जी, जो भी है आप फॉलो करना चाहें उसको फॉलो करिए, उन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। एक जो मैं तरीका बता सकता हूँ कि जैसे कोई भी अगर नया एक्ट आ रहा है, नया लॉ आ रहा है या नया डेवलपमेंट है, उसको आप अपने दोस्तों में डिस्कस करिए एक रोज़ के तौर पे। आप वैसे भी इतनी बातें करते हैं अपने दोस्तों से जो शायद आप वो इन 6 महीनों के लिए जब आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं
उन 6 महीनों के लिए उन बातों को कम करके ये जीके की बातें बढ़ा दीजिए एंड आप उनसे इन विषयों पे बात करिए। वो अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखिए, उनका भी सुनिए, अपना भी सुनिए। इसमें कुछ नहीं होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा हो जो आपने ना पढ़ा। अगर आपके दोस्त इस तरह की बातें नहीं करना चाहते आपसे, वो कहते हैं यार बोर मत करो, और या फिर वो इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे या मेडिकल फील्ड में, what you need to do is you need to just find people who are elder to you, probably uncle, चाचा, ताया, मामा, पापा, उन सबको पकड़िए, उनको ये सब बातें करने का पता है तो वो आपको काफ़ी बात करेंगे। लीगल रीजनिंग होता है, उसमें ये रहता है कि ऊपर एक लीगल लॉ बता दिया जाता है, नीचे फैक्ट्स दे दिए जाते हैं। अब आपको वो लॉ इस फैक्ट पे अप्लाई करना है, और इसमें ये देखा जाता है कि आपका दिमाग, अगर आपको कानून पता है और फैक्ट पता है, क्या आप इसको दो चीज़ों को रिलेट कर देंगे कि नहीं, ये लीगल रीजनिंग में रहता है। फिर एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा होता है कि आपके दिमाग के पैटर्न स्टडी करने की एबिलिटी को देखा जाता है। पैटर्न स्टडी करने से मैं 1, 3, 5, 7, तो आपको पता है मैं हर नंबर के बाद एक नंबर छोड़ रहा हूँ, तो आपको पता है अगला नंबर 9 होगा। इस तरह के सवाल आते हैं, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पर इस तरह से आपका पैटर्न स्टडी करने की एबिलिटी चेक। फिर एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा मैथ्स बेस्ड होता है, पर बहुत ना घबराइए। मैथ्स है उनके लिए तो ये बहुत ईजी होगा, पर जिन लोगों ने 10th के बाद भी मैथ्स छोड़ दिया था उनके लिए हम बताते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं वो आते हैं इशूज़ में, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, HCF, LCM, वॉल्यूम, हाइट, डिस्टेंस। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ऊंचे लेवल का मैथ्स नहीं होता। 10th तक जो आपने पढ़ा है, या फिर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अकाउंट्स का है, वो है, पर ये आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शायद हेल्प करेगा ही लॉन्ग। मैंने तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मैथ्स छोड़ दिया था 10th के बाद। अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो चिंता मत करिए, एज आई सेड, ये स्ट्रीम सबको एब्जॉर्ब करता है, सबके लिए हमारे वकालत में जगह है। तो जहाँ तक तैयारी की बात है क्लैट की, देखो, अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग जरूर करो। अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो कि कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल मिल जाए। इसमें आप हो सकता है कि किसी ने जिसने पिछले साल वहाँ पढ़ा हो और क्लियर करा हो, वहाँ से उनसे मांग लो। मांगने में मत झिझकना, क्योंकि झिझक, जैसे मैंने भी पहले कहा था, किसी वकील की सबसे बड़ी कमजोरी झिझक मत रखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, कोई बात नहीं, इसमें आप छोटे नहीं होंगे, वही छोटे। अगर आप स्टडी मटेरियल मिल जाता है तो उसको पढ़िए। पास्ट ईयर्स के आंसर्स के साथ पास्ट ईयर के कुछ पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनको पढ़िए, समझिए कि आंसर कैसे निकलता है। एक सलाह मैं दूंगा कि शुरू में ही क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। शुरुआत में 5 क्वेश्चन पेपर्स को आंसर किसी देख के आप मार्क कर लीजिए, फिर उनको बस एक बुक की तरह पढ़िए, समझिए कि हर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर क्यों है। अगर आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके 5 क्वेश्चन पेपर समझ लोगे, उसके बाद छठे ऑनवर्ड अटेम्प्ट करना तो आपको ज़्यादा आसान है। अगर आप सीधा पहला क्वेश्चन पेपर लेके उसको अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे तो शायद आपको लगेगा कि वो, तो उसमें आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का मैं कहूँगा बहुत। लास्टली, अगर कुछ भी नहीं, यूट्यूब पे जाओ, क्लैट की कोचिंग के फ्री वीडियोस के चैनल से आप उनको समझ सकते। एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा, एक IDIA.org, इसके ऊपर IDIA.org में जाइएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुपर 30 है बेसिकली लॉ। ये जो एकदम गरीब बच्चे होते हैं, जिनको शायद जो शशि फाउंडेशन करने की कोशिश कर रहा है, IDIA भी लॉ के फील्ड में ये कर रहा है। ये उनको क्लैट की कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ये उनको, अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको फीस के साथ भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक मैंने आपको बता दी, एक आप और ढूंढ सकते हैं। फिर हाउ डू यू रिमेंबर ऑल लॉज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। देखो, ये जो पीछे किताबें रखी हैं, आपको हर किताब का हर पन्ना नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। आप जिस भी वकील को देखते हो जिसके पीछे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, उसको ये नहीं पता होता कि भैया वो ऐसा कोई कंठस्थ याद नहीं होता सब कुछ। हमें ये पता होता है कि कौन सा मुद्दा कौन सी किताब में, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। तो अगर आप, मुझे कोई क्लाइंट आता है और वो अपनी तकलीफ बताता है, तो मुझे इन पीछे रखी हुई सारी किताबों में से ये पता है कि इसका जवाब कौन सी किताब में मिलेगा।
खुलेगा। किताब खोलने से पहले ज़रूरी नहीं है मुझे जवाब पता हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जवाब कहाँ मिले। तो एक वकील जो होता है वो हम उसमें मैं बार-बार कहूँगा कि अगर आप खराब स्टूडेंट भी हैं पर आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप इन किताबों से डरिए मत। ये किताबें आपकी ज़िंदगी भर साथ ही रहेंगी, ये किताबों से ही आपने ज़िंदगी बितानी है। ये किताबें धीरे-धीरे करके आपकी दोस्त भी बन जाएँगी, धीरे-धीरे करके आप एक स्टेज पे आके जो कुछ हमारे सीनियर वकील होते हैं उनको कंठस्थ भी हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपनी एबिलिटी पे। तो ऐसा नहीं है कि सारे लॉज हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वुमेन इन दिस फील्ड? देखिए, जहाँ तक अगर मैं पहले के दशकों की बात करूँ तो कहा जाता था कि वुमेन के लिए कोई या तो टीचिंग कर लेनी चाहिए या उनको जज बनना जुडिशरी। इसका एक रीज़न ये भी था कि हमारा समाज का एक नज़रिया ये था कि अगर आप उस लड़की की शादी होनी मुश्किल हो जाती थी जो वकालत में होती है, मुझे लगता था वही तो हमारा वकील से एक जनरली सबको डर होता है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों होता है, या शायद कुछ वकीलों की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं सोसाइटी में, किसी के ऊपर भी केस कर दिया या किसी कंस्ट्रक्शन चल रही है रोटी या पैसे की, मतलब उन चीज़ों से हमें दूर रहना है, आपको भी उस तरह का वकील बनना है। पर हाँ, एक डर होता है, वो डर कभी कभी आपके फ़ायदे में भी होता है कि कम से कम आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं करेगा आपको वकील समझ के। पर आपको ये जिम्मेदारी समझनी होती है कि आप भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। ये एक पावर है जो आपको समाज देता है, ये एक इज्जत है जो आपको समाज देता है। तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं लड़कियों को वकालत में जाने से रोकता आया था पुराने ज़माने में। पर आज की डेट में मैं कहूँगा जो फील्ड किसी लड़के के लिए ओपन है हमारे प्रोफेशन में, वो हर फील्ड वुमेन के लिए ओपन है। वी हैव सम वेरी लीडिंग सीनियर लॉयर्स हु आर वुमेन। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी वुमेन है, हमारे हाई कोर्ट में भी जजेस वुमेन है। तो ऐसा कोई फील्ड मैं नहीं कहूँगा कि आप एक वुमेन होने के नाते आप उसमें कर सकते। हो सकता है कि जैसे कुछ जो स्टेट्स हैं उनमें प्रिडोमिनेंटली बार मेल, जैसे मतलब जो रिमोट एरियाज हैं हमारे देश में, उसमें एक वुमेन होते हुए आपको शायद कोर्ट में जाने में शुरू में झिझक इस बात से हो कि कोई और लेडी नहीं है। पर एज ए सेड, आपको एक वकील की तरह रहना, आपको झिझक छोड़नी है, आपको अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट करना होता है। अगर आप ये वुमेन और मेन के दायरे में रहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को रोकेंगे। तो आप वकील होता है, समझ रहे हैं? वकील के लिए कोई फीमेल या कोई मेल शब्द नहीं, ठीक है? वकील साहब और वकील साहिबा ही होता है। तो जब हमारा प्रोफेशन नाम में फर्क नहीं करता तो आप अपने दिमाग में फर्क वकील होता है, आप ले लें। What challenges you face during your journey? देखो, जर्नी तो अभी भी चल रही है, चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं और चैलेंजेस हमेशा चलेंगे। जो बड़े से बड़े वकील होते हैं उनकी भी दिन सुबह चैलेंजेस से शुरू होता है और रात तक चैलेंजेस से खत्म होता है। तो वकालत में आप ये मत सोचिए कि कब कोई स्टेज ऐसी हो जाएगी जहाँ पे वो आपको आराम से पढ़ना है। जो आपके सबसे बड़े वकील भी हैं इस देश के, वो सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई करनी शुरू करते हैं और रात के 10-11 बजे वो गर्मी में पसीने से लथपथ कोर्टों में भागते हुए भी दिखते हैं और वो डांट खाते हुए भी दिखते हैं जजेस से। तो ये प्रोफेशन में हर दिन चैलेंज है, हर दिन जीत है, हर दिन हार है। इट इज़ समथिंग जो आपको वाकई में बहुत रिवॉर्डिंग लगेगा इन लॉन्ग रन। तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। चैलेंजेस अगर मैं आपको कहूँ तो क्लाइंट कभी आपसे सच नहीं बोलते हैं, क्लाइंट आप केस तैयार कर देते हैं क्योंकि क्लाइंट ने आपको झूठी कहानी बताई थी, फिर बात तो दूसरी साइड पे ब्लैकमेल करती है, कुछ और निकलती है। फिर क्लाइंट को आपको समझाना पड़ता है कि देखो मैं डॉक्टर की तरह हूँ, मुझसे कुछ छुपाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। फिर क्लाइंट कई बार पैसा देने में आनाकानी करते हैं, कई बार क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन अनरियल होती है। क्लाइंट्स कभी कभी इस उम्मीद से आते हैं कि आप सर जज को मैनिपुलेट करें। आपको समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि देखो यार, आपको अपने आप को एक प्रैक्टिस में अपना नाम जो है क्लीन रखना होता है। आप जितना इन चीज़ों में घुसना चाहो आप घुस सकते हो। वकालत के दलदल में गंदगी भी बहुत है, पर एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि वो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगी। आपको लॉन्ग टर्म अगर इस प्रोफेशन में रहना है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप गंदगी से दूर रहें। क्लाइंट तो चाहेगा कि आप उसके लिए सारे गंदे काम करो, बट उसको बस रिलीफ दिलाओ। बट देखो, क्लाइंट अपने केस के बाद घर चला जाएगा,
ठीक है, आपको उस कोर्ट में दोबारा आना है। अगर आपने एक बार अपना फेस यूज़ करा, अगर आपने अपनी इज्जत गंवाई, तो वो आपका प्रोफेशन नहीं करेगा, क्लाइंट आके आपका प्रोफेशन वापस नहीं करेगा। हाउ हार्ड इट इज टू ग्रो इन हायरार्की। देखो, हायरार्की में जहाँ तक बड़े होने की बात है, वो जो मैंने बताया ना आपको कि एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बनने का, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको सच्ची कोई झूठे वो नहीं दूंगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई मीन बहुत मुट्ठी भर लोग पूरे प्रोफेशन में से सीनियर एडवोकेट बन पाते हैं, और जब वो मुट्ठी भर लोग सीनियर एडवोकेट बनते हैं तो वो किस स्ट्रगल से निकले हैं वो वही जानते हैं। और शुरू में आपके जो सीनियर होते हैं वो शायद आपको पैसे भी ना दें। अगर आप किसी बड़ी लॉ फर्म में हो तो आप लकी हो कि आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, पर ये ज़रूर है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव, मतलब एक तरह से जो सर्वाइव करता है, जो सर्वाइव करते हैं वही बहुत कम होते हैं। अक्सर क्या होता है 10-15 साल तक बहुत लोग कोशिश करते हैं और फिर प्रोफेशन छोड़ देते हैं, या तो किसी कंपनी में चले जाते हैं, या जैसे कहते हैं कि वो एडीजे बन जाते हैं, या मतलब, पर ये ज़रूर है कि जो प्रोफेशन में टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सूनर और लेटर दे फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट दे हैव डन वेल इन देयर लाइफ। और मैं कहता हूँ अगर आप सीनियर एडवोकेट नहीं भी, अगर आप जज नहीं भी बने किसी वजह से, क्योंकि सब लोग तो बनेंगे नहीं, तो आपको कम से कम ये संतुष्टि होती है कि आपने अपने लिए काम किया, आप अपने अपने टर्म्स पे काम किया, और आपने किसी, मतलब वकील किसी का नौकर नहीं। ये जो एक संतुष्टि जीवन में होती है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप अपने खुद के मालिक हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसा काम करना है। अगर कोई चीज़ आपका ज़मीर नहीं मानता है तो आप कर सकते हैं, तो कि आप कह सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ इस तरह की प्रैक्टिस में नहीं होता है। जो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं आप हाथ जोड़ने से दूसरा आपको सपोर्ट नहीं पा सकते, तो वो एक आपको संतुष्टि देता है। वो आप कुछ, अगर मैं कहता हूँ अगर आप प्रोग्रेशन आपका प्रोफेशन में इतना हाई या स्किल नहीं भी होता, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप संतुष्ट होंगे अपने टर्म्स पे अपना प्रोफेशन का। तो वो एक है कि इट इज़ हार्ड टू ग्रो इन द हायरार्की डेफिनेटली। आपको इंपॉर्टेंट केसेस पकड़ने पड़ते हैं, आपको पब्लिश जजमेंट्स में अपना नाम लाना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी केस में किसी भी जज के साथ आप कोई गलत बात ना कह दो जिससे वो बुरा मान जाए। पर कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट का पक्ष रखते रखते हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि जज साहब बुरा मान जाए, या वो ऑफेंड हो जाए, या आपको डांट दे। तो आपको एज लॉन्ग एज आपने अपना लीगली आर्गूमेंट साउंड रखा है और आपने कोई बहुत बदतमीजी नहीं करी है, बस पैशनेट एडवोकेसी को जजेस भी अप्रिशिएट या रिकग्नाइज करते ही हैं, वो भी सब वकील बन के ही जज बने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब एक कोई फिक्स मंत्रा नहीं है कि वो कैसे करें हायरार्की, पर हाँ मुश्किल है, पर जो टिके रहते हैं उनका चांस ज़्यादा है। अगर आप मुश्किल सोच के जाओगे ही नहीं तो फिर आप सर्टेनली आपका नो चांस। बाहर से पढ़ने का कोई फ़ायदा है क्या? बाहर से पढ़ने का फ़ायदा जहाँ तक है, फ़ायदा नुकसान तो इस तरह से है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं या आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप बाहर जाइए, वरना ऐसा नहीं है कि बाहर की डिग्री लेते ही आपको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इट इज़ अ लॉन्गर बेनिफिट दैट यू डिराइव, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होता है, बट इमीडिएटली आपको ऐसा नहीं कि आपने आज 50 लाख रुपए खर्चे बाहर की डिग्री पे और आपको कल फ़ायदा होता है, ऐसे नहीं। तो बाहर यही सोच के जाएँ, अगर स्कॉलरशिप है तो जाए, अगर यहाँ पे बहुत पैसे हैं तो जाए।